हेलो दोस्तों, तो मैं जो आज की क्लास लेकर के आई हूँ शीटेट सितंबर 2026 के तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो हिंदी पेडागोजी है उसके मैं जितने हिंदी पेडागोजी पढ़ा चुकी हूँ उसका PYQ लेकर के आई हूँ, MCQ लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि PYQ जो करना ना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है शीटेट में। PYQ अगर नहीं करते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। PYQ एक बार कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि PYQ जो है करने से ये होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन जो उसके 4 ऑप्शन होते हैं उससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। और आज हम करते हैं हिंदी पेडागोजी का PYQ और MCQ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं चंदा वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। की क्लास में हम पढ़ते हैं आपका हिंदी पेडागोजी, जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसी पिछले क्लास का मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। उससे क्वेश्चन आंसर है। तो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। मैंने भाषा पढ़ाया था, तो भाषा के संदर्भ में जो 4 ऑप्शन दिया है, तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला ऑप्शन है भाषा केवल लिखित रूप में होता है। बी है भाषा केवल व्याकरण के नियमों का समूह है। सी है भाषा विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। और डी है भाषा का प्रयोग केवल विद्यालय में किया जाता है। तो आप सभी बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषा विचारों भावों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। आप सभी को मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में कि भाषा क्या होता है। तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि भाषा और बोली के माध्यम से सही कथन कौन सा है। आज ही मैंने क्लास जो है अपलोड की हूँ, उसमें मैं पढ़ाई हूँ भाषा और बोली। तो भाषा और बोली आप अगर जो क्लास वो नहीं दिखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग जाकर के क्लास को देख लीजिएगा, और क्लास को जो है अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए इसमें है भाषा और बोली के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। थोड़ा सा देखिए, ये है बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बी ऑप्शन है बोली भाषा का क्षेत्रीय स्थानीय रूप हो सकती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय और स्थानीय रूप हो सकती है। भाषा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली का प्रयोग केवल लिखित रूपों में होता है। इसमें से ऑप्शन मीन्स कौन सा सही है, आप सही बता सकते हैं। आप सभी बताइए, जल्दी ऑप्शन बताइए आप सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि बोली जो है भाषा का क्षेत्रीय स्थानीय रूप हो सकती है। यानी बोली क्या होती है, भाषा का जो है एक क्षेत्रीय और स्थानीय रूप होता है। मैं ये सारी चीज़ें क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए इसे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर के क्लास अवश्य देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर जो 3 है, कक्षा में बच्चों को क्लास में बच्चों को अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। यानी क्लास में बच्चों को जो है अपनी मातृभाषा में मातृभाषा समझ रहे हैं, जो घर परिवार या माता पिता द्वारा जो भाषा हमें मिली है, मातृभाषा में विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। यानी क्लास में जो भी बच्चे हैं तो उन बच्चों को अपनी जो भी उनकी मातृभाषा है उसे विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरी भाषा सीखना असंभव हो जाता है। बी है मातृभाषा बच्चे के सीखने का महत्वपूर्ण आधार हो सकती है। सी है इससे बच्चे केवल स्थानीय भाषा सीखते हैं। और डी है इससे औपचारिक शिक्षा समाप्त हो जाती है। तो जो बच्चे होते हैं उनको क्लासरूम में अपनी मातृभाषा को विचारों को व्यक्त करने का अवसर क्यों देना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरी भाषा सीखना असंभव हो जाता है। नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मातृभाषा बच्चे की सीखने का महत्वपूर्ण आधार हो सकती है। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मातृभाषा होती है इसके बाद अगर हम विद्यालय में जाते हैं तो कोई भी जो मुझे प्रथम भाषा सिखाई जाती है तो मातृभाषा जो है उसका आधार बनती है और उसी के द्वारा बच्चा जो है भाषा को सीखता है। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की गलतियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए। अगर कोई बच्चा है सीखते टाइम जो है वो गलती कर रहा है
अगर कोई क्लासरूम है उसमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो है पढ़ते समय जो है या सीखते समय कुछ गलतियां कर रहा है, तो शिक्षक को किस रूप में बच्चे को देखना चाहिए? अनुशासनहीनता कर देना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए कि ये सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, ये मानना चाहिए कि बच्चे की बुद्धि कम है, या ये मानना चाहिए कि भाषा सीखने में बच्चा असफल है। तो देखिए इसमें से 3 ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन सही है। तो आप लोग जो है कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन देखिए बी सही होगा कि सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो सीखता है, और जब सीखता है तो उसमें स्वाभाविक है कुछ ना कुछ गलतियां होती है, और गलती से ही इंसान क्या करता है? सीखता है। तो इसलिए गलतियों को बच्चों को मारना पीटना या उसे दंड नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई बच्चा बोलते समय बार बार व्याकरण संबंधी गलतियां करता है। अगर कोई बच्चा है और वो जब जब बोलता है क्या करता है? बोलते समय जो है बार बार क्या कर रहा है? व्याकरण संबंधी गलतियां करता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को बोलने से रोक देना चाहिए, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है, बी है, पूरी कक्षा के सामने उसका मजाक बनाना चाहिए। सी है, उसे अर्थपूर्ण भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देने चाहिए। और डी है, उसे केवल व्याकरण के नियम याद करवाने चाहिए। अगर कोई बच्चा बोलते समय व्याकरण संबंधी गलतियां करता है तो क्या हम उसको बार बार व्याकरण के जो है नियम याद करवाएंगे तो उससे बच्चा सही बोलने लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उसे अर्थपूर्ण भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देने चाहिए। बच्चे से बार बार वो चीज़ें बोलवानी चाहिए, मतलब बार बार वो चीज़ें बोलने के अवसर उसे देना चाहिए। पूरी कक्षा के सामने उसका मजाक बनाना चाहिए। क्या ये सही है? उससे क्या होगा? बच्चे में हीन भावना आ जाएगी और बच्चा जो बोलता रहेगा चीज़ें ना, वो भी चीज़ों को नहीं बोल पाएगा, वो बच्चों के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाएगा, शिक्षक के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी बच्चे को क्लासरूम में बच्चों के सामने मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बच्चों को बोलने से रोक देना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो है बच्चे क्या हो जाएंगे? अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे? अरुद्ध हो जाएंगे, उन चीज़ों को अपनी बातों को सामने नहीं रख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। मौखिक भाषा का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? मौखिक भाषा आप सभी समझ रहे हैं ना? मैं सारे ये जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ इससे संबंधित रिलेटेड जो है सारे क्लास में करा चुकी हूँ। तो आप जितने पीछे की वीडियो है, सारी पिछली वीडियो जाकर के आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। मौखिक भाषा का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? कहानी लिखना, पत्र लिखना, बातचीत करना, अनुच्छेद पढ़ना। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें कि मौखिक भाषा का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। सबसे उपयुक्त मीन्स सबसे अच्छा। कहानी लिखना, ये तो क्या है गया? मौखिक भाषा होगा तो लिखित में आ जाएगा। फिर पत्र लिखना, ये भी नहीं होगा। बातचीत करना, अनुच्छेद पढ़ना, इस दोनों में से बताइए कौन सा होगा? तो सी होगा, बातचीत करना। अनुच्छेद जो है पठन लेखन में चला जाएगा। मौखिक भाषा के विकास के लिए सबसे उपयोगी गतिविधि कौन सी है? सॉरी, लिखित भाषा के विकास के लिए सबसे उपयोगी यानी सबसे अच्छी विधि कौन सी है? केवल शब्दों की परिभाषा याद करवाना, ऑप्शन नंबर 1 है, केवल शब्दों की परिभाषा याद करवाना। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करना चाहिए कि केवल बच्चों को शब्दों की परिभाषा याद करवाएं। बच्चों को अपने अनुभव लिखने का अवसर देना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, केवल वर्तनी की पूरी याद करवाना। देखिए केवल केवल जो भी है, ये अगर प्रश्न आपका पॉजिटिव है और ऑप्शन में केवल आता है तो ये निगेटिव वर्ड माना जाता है, वो ऑप्शन वही गलत होता है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन में केवल केवल दिया है, बी ऑप्शन जो है सही होगा, बच्चों को अपने अनुभव सीखने का अवसर देना। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो हम पठन कौशल करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल तेज गति से पढ़ना, केवल उच्चारण करना, पढ़े गए पाठ को समझना और अर्थ ग्रहण करना, और डी है केवल कठिन शब्द याद करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, पढ़े गए पाठ को समझना और अर्थ ग्रहण करना। 9 है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, पठन के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों के अनुमान लगाने, प्रश्न पूछने और अर्थ निकालने को कहना किसका उदाहरण है? पढ़ने के दौरान शिक्षक द्वारा जो है बच्चों के अनुमान लगाने, प्रश्न पूछने और अर्थ निकालने का कहना किसका उदाहरण है? अर्थपूर्ण पठन, रटने की प्रक्रिया, केवल उच्चारण प्रक्रिया। देखिए तो इसमें रटना भी निगेटिव है, केवल केवल है, अर्थपूर्ण, ए ऑप्शन सही होगा। 10 है, लेखन कौशल के विकास के लिए कौन सी गति
विधि अधिक उपयुक्त है। यानी जो लेखन कौशल होती है, तो लेखन कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? लेखन कौशल हो गया, पठन कौशल हो गया, श्रवण कौशल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप जाकर के पिछले क्लास को अवश्य देखिएगा। केवल नकल करवाना, केवल सुलेख करवाना, चित्र देखकर कहानी लिखवाना, केवल शब्दों की सूची याद करवाना। तो देखिए प्लीज़ इसमें से जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो इस क्लास का सारे क्वेश्चन हो गए। तो क्लास आप सभी को कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार ज़रूर लाइक करिएगा क्लास को, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।